नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। दोनों गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले अपना अपना कुनबा बढ़ाना चाहते हैं और जिसके तहत विपक्षी पार्टियों की आज बेंगलुरु में अहम बैठक हो रही है, जिसमें 26 विपक्षी पार्टियों के नेता शामिल हैं। तो वहीं आज दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। और विपक्षी दलों की एकजुटता के लिए बेंगलुरु में चल रही बैठक के जवाब में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की आज अहम बैठक होने जा रही है। बीजेपी ने दावा किया है कि एनडीए की बैठक में 38 दल शामिल होंगे। रिपोर्ट देखिए और रिपोर्ट के बाद इसी पर चर्चा करेंगे। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक के बीच आज एनडीए की बैठक होने जा रही है। एनडीए की 25वीं सालगिरह पर होने वाले इसी प्रदर्शन में जो 38 पार्टियां शामिल होंगी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक की अहमियत बताते हुए कहा कि बैठक सत्ता पाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए हो रही है। बीजेपी की इस बैठक में साथ छोड़ चुके पुराने सहयोगियों को एक छतरी के नीचे लाने की कवायद में देखा जा रहा है। एनडीए में शामिल दलों की इनकी ताकत की बात करें तो एनडीए में कितना दम। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट की बिहार के दलितों पर पकड़। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट का मगध और भोजपुर में असर। लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति गुट दलित वोटों पर पकड़। प्रभाव क्षेत्र मगध और भोजपुर। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा बिहार के महादलितों पर असर। राष्ट्रीय लोक जनता दल बिहार की कुशवाहा जाति पर पकड़। अपना दल सोनेलाल गुट यूपी के कुर्मी वोटों पर पकड़। निषाद पार्टी यूपी के निषाद मतदाताओं पर रखते हैं असर। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का पूर्वी यूपी में प्रभाव। हरियाणा के जाट मतदाताओं पर जननायक जनता पार्टी का असर। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का महाराष्ट्र के दलितों पर असर। शिवसेना सिंधे गुट महाराष्ट्र में कट्टर हिंदुओं पर पकड़। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट पश्चिम महाराष्ट्र के किसानों पर प्रभाव। महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी गोवा में मराठी वोटों पर पकड़। जनसेना पार्टी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के युवाओं पर। एआईएडीएमके पलानी स्वामी गुट पश्चिमी तमिलनाडु के गोंडर वन्यार जाति पर असर। तमिलनाडु के तमिल मतदाताओं पर असर। पीएमके का उत्तरी तमिलनाडु के वन्यार मतदाताओं पर प्रभाव। एआईआरएनसी का पुडुचेरी में तेलुगु मतदाताओं पर असर। शिरोमणि अकाली दल संयुक्त ढींढसा गुट पंजाब के पंथक वोट पर असर। आजसू पार्टी झारखंड के आदिवासियों पर अपना असर रखती है। एनपीपी मेघालय के जनजातीय वोटों पर प्रभाव रखती है। एनडीपीपी पार्टी का नागालैंड के जनजातीय वोटों पर पकड़ रखती है। एसकेएम पार्टी सिक्किम के गोरखा जातियों पर प्रभाव। मिजो नेशनल फ्रंट का मिजोरम के मिजो जाति के वोटों पर असर। असम गण परिषद का असम के कई इलाकों में अपना वोट बैंक है। यूपीपीएल का असम के बोडो प्रभाव वाले इलाकों में असर। आईटीएफटी का त्रिपुरा के आदिवासी वोटों पर असर। पीएम मोदी ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, एनडीए ने 9 सालों में पुरानी सरकारों की गलतियों को सुलझाते हुए हर क्षेत्र में विकास की गति को बढ़ाया है, जिसकी वजह से देश में विकास का नया मॉडल विकसित हुआ है। हमने पूरी संवेदनशीलता के साथ पहले की सरकारों की उन गलतियों को सुधारा है। इतना ही नहीं, नई व्यवस्थाएं भी बनाई हैं। अब भारत में विकास का एक नया मॉडल विकसित हुआ है। ये मॉडल इंक्लूजन का है, सबको साथ लेकर चलने का है। ये मॉडल सबका साथ सबका विकास का है। और जब मैं सबका विकास कहता हूं
तो इसका अर्थ बहुत व्यापक है। सबका विकास मतलब हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर क्षेत्र का विकास। बीजेपी 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में छोटे छोटे दलों के साथ होने और न होने का हानि लाभ देख चुकी है। पार्टी के मुकाबले में फंसी सीटों पर इन दलों के 4-4, 5-5% वोट बड़े काम के साबित होते हैं। बड़ी बात यह है कि इन दलों के वोट ज्यादा और आसानी से गठबंधन साझेदार को ट्रांसफर भी हो जाते हैं। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कोशिश कर रही है। तो 2024 को लेकर बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक चल रही है, जिसमें करीब 26 दल शामिल हुए हैं। इसमें अमित शाह, माफ करिएगा, इसमें बताते चले कि अरविंद केजरीवाल और इसके साथ साथ तमाम दल यहां पर मौजूद हैं। राहुल गांधी भी पहुंचे हैं, सोनिया गांधी भी पहुंचे हैं। लेकिन इससे के साथ ही आपको बताते चले कि एक अहम बैठक जो बीजेपी की होने जा रही है आज शाम को, इसमें यह कहा गया है कि इस बैठक में करीब आपको बताते चले कि 38 दल शामिल होंगे। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका आपसे परिचय करा दें। हमारे साथ राहुल तलान हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अमित तिवारी हैं जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है अमित जी। और भूदेव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सबसे पहले अमित जी, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा इस चर्चा की। अमित जी, विपक्ष का कहना है कि जो बैठकें हो रही हैं, विपक्ष जो एकजुट हो गया है, इससे बीजेपी कहीं ना कहीं घबरा गई है। सत्यम जी, जो कल तक एक दूसरे को गालियां देते थे, अगर वो एक जगह इकट्ठा होने लग जाए तो घबराया हुआ कौन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बहरहाल जो गठबंधन का बैठक अभी चल रही है और उनको हमारी देश की जनता भी राजनीतिक तौर पे काफी सक्रिय है और काफी सजग है। मैं कल रात से ही सोशल मीडिया पे कुछ न्यूज देख रहा था स्पेशल 26 और सुपर 30 का। तो जनता भी समझ चुकी है कि स्पेशल 26 कौन है, ठगों का गठबंधन कौन बना रहा है, और एक सकारात्मक एक देश की सेवा करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए सुपर 30 कहां बन रहा है। तो जनता भी सतर्क है और उनको समझ में आ रहा है। और आज जो बेंगलुरु में कांग्रेस का गठबंधन, महागठबंधन की जो बैठक चल रही है, उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने हितों को ताक पर रखते हुए, निजी हितों को लेकर सिर्फ अपने कुंबे को बचाने के लिए गठबंधन हो रहा है, पारिवारिक हितों को बचाने के लिए गठबंधन हो रहा है। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था, मैं उस बात को दोहराऊंगा कि ये संवैधानिक गठबंधन नहीं बल्कि पारिवारिक गठबंधन है। ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। और इसी मंत्र को लेकर, फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग को लेकर ये गठबंधन बन रहा है और ये बैठक हो रही है। तो ये इस देश की लोकतंत्र को बंधक बनाने के लिए चल रहा है सत्यम जी। तो अगर तिवारी जी, ठीक है अमित तिवारी जी, अगर आपको डर नहीं है गठबंधन से, विपक्ष के गठबंधन से, तो फिर टिप्पणियां क्यों की जा रही हैं कि परिवारवाद है, एकजुट हो रहे हैं सभी भ्रष्टाचारी? अगर आपको डर नहीं तो इस तरीके की टिप्पणियां क्यों बीजेपी की तरफ से की जाती फिर हैं? ये टिप्पणियां नहीं है सत्यम जी, ये हकीकत है। ये उस गठबंधन का हकीकत है। आप एक एक चेहरे को अगर उस गठबंधन में देखें और उसको एक फ्रेम में मिला दें तो 20 लाख करोड़ का घोटाला आपको नजर आएगा। और ये उसी को बचाने के लिए, उसी से बचने के लिए ये गठबंधन किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, ये देश के हितों को ताक पे रखते हुए, अपने निजी हितों के लिए, देश के गरीबों के लिए काम ना करते हुए, उनके बच्चों को न आगे बढ़ाते हुए, अपने परिवार, अपने बच्चों का हित कैसे साधा जाए, इस चीज के लिए ये गठबंधन है। तो इसमें कोई टिप्पणी नहीं है सत्यम जी, ये सत्य है। और आप अगर एक एक चीजों पर देखें, इनके हर एक जो भी यहाँ पे गया है, कोई ना कोई शराब घोटाले में बेल पर है, कोई नेशनल हेराल्ड के मामले में बेल पर है, कोई चारा घोटाले में सजा याफ्ता है, वो अभी बेल पर है। तो ऐसे सभी के ऊपर आपराधिक जो केसेस हैं वो चल रहे हैं और वो कुछ पे साबित भी हो गए हैं। जो जितना भ्रष्टाचारी उसका उतना सम्मान, ये बीजेपी कह रही है। ठीक है भूदेव शर्मा, जो ये बैठक चल रही बेंगलुरु में, लेकिन आज शाम को एनडीए की भी बैठक होने जा रही है। बताया जा रहा है कि 38 दल इसमें हिस्सा लेंगे और शामिल होंगे। लेकिन जो बेंगलुरु में बैठक चल रही है उसको लेकर बीजेपी कह रही है कि ये भ्रष्टाचारियों की बैठक है, जो जितना भ्रष्टाचारी उसका उतना ही सम्मान किया जा रहा वहां पर। सत्यम जी, आज सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी जो आज बौखला चुकी है, हिमाचल के बाद कर्नाटक की जनता ने बता दिया है
उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की जनता भी इनको बताने वाली है कि कौन भ्रष्टाचारी है। भारतीय जनता पार्टी अगर बात करें, इसमें सारे भ्रष्टाचारी नेता हैं जिन पे ये आरोप लगाते थे। आज भी अगर कोई भी भ्रष्टाचारी जिसके खिलाफ ये आवाज उठाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो उसके सारे भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर पूरा देश जान चुका है कि आज जो भारतीय कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लेकर के आई थी, इसका जवाब आज देना वो चाहूंगा। भ्रष्टाचारी युक्त आऊंगा पार्टी सर बन आपके गई पास है। जी। सुन लीजिए तिवारी जी, सुनने का धैर्य रखिए। जो जी, तुमने बोला अभी टीवी डिबेट में बैठ करके बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप बोलते हो झूठ, देशभक्त। इनका कितना बड़ा देशभक्त है। इनका ये देशभक्त है कि देश के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगाई चरम स्तर को छू रही है, लेकिन ये उस पर बात नहीं करेंगे। इनकी देशभक्ति ये है कि अमित शाह जी के लड़के बीसीसीआई के सचिव बनेंगे, राजनाथ सिंह के लड़के सांसद बनेंगे। वो इनको परिवारवाद नहीं दिखाई देता है। परिवारवाद क्या होता है इनको अभी तक आज तक समझ में नहीं आया। किसी भी लोकतंत्र में कोई परिवारवाद नहीं होता है। जनता उनकी जिताती है, अगर वो चुनाव लड़ते हैं, जनता जिताती है, जीत करके वो विधानसभा या लोकसभा में जाते हैं, तो वो परिवारवाद क्या है? परिवारवाद उसे कहते हैं कि अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पद हो या फिर इस तरह के पदों पे अपने लड़कों को बिठाना, जैसे कि बिना क्रिकेट की जानकारी के अमित शाह के पद को बीसीसीआई का सचिव, अमित शाह के लड़के के पद को बीसीसीआई का सचिव बनाना, इसको परिवारवाद कहते हैं। लेकिन ये देश के लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। 9.5 साल हो गए अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। ये केवल और केवल आज रेलवे का क्या हाल है? जिस रेलवे पे सबसे अत्यधिक सुरक्षित माना जाता था, आज वो रेलवे में यात्रा करने में लोगों को डर लग रहा है। कल भी मैंने देखा एक वंदे भारत ट्रेन में आग लग गई। ये हालात है आज देश के। महंगाई अपने चरम स्तर को छू रही है। ये केवल अहम मुद्दों से देश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये उलूल जुलूल बयान देते हैं। आज पूरे विश्व स्तर पे देश को नीचा दिखाने का काम मोदी जी कर रहे हैं, लेकिन उसको मीडिया नहीं दिखाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज 21वीं सदी का भारत है, देश के लोग सब जान रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं तिवारी जी। सत्यम जी, देखिए किस तरीके की अनर्गल बातें, बिना तथ्यों की बातें। इनकी एक स्क्रिप्ट इनको दे दिया गया है और वो वही पढ़ते रहते हैं हर चैनल पे। महंगाई की बात अगर करते हैं तो ये बताइए, एक तुलना करें ना कि इनके हिसाब से कितनी महंगाई दर इनके राज्यों में है और भाजपा शासित राज्यों में, जिस राज्यों में इनकी सरकारें हैं वहां पे उन्होंने कितनी महंगाई कम कर दी। 500 रुपए सिलेंडर दे रहे हैं हम। महंगाई पे रैली करने जाते हैं और वहां पे हिंदुत्व की बात करने लगते हैं। ये तो इनका हाल है। दूसरी बात, रेलवे की बात करी उन लोगों ने। रेलवे में एक्सीडेंट 50% से कम हुए हैं। अगर इनको पता नहीं है तो बताइए, तथ्यों के साथ बात किया जाए। बिना तथ्यों के अनर्गल बातें चैनल पे इसलिए इतने बड़े रेल एक्सीडेंट हो जाते हैं जिसकी कोई जांच नहीं होती है। सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं सत्यम जी। और मैं ये बता दूं कि आज की जो बेंगलुरु में इनकी बैठक चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ अपने हितों को साधने के लिए चल रही है। जिसकी जितना बड़ा भ्रष्टाचार उसका उतनी बड़ी दावेदारी, जिसका जितना बड़ा घोटाला उसकी उतनी ज्यादा हिस्सेदारी। लेकिन अमित जी, मुद्दे को लेकर वहाँ पे अमित जी परिवारवाद को लेकर भी तो जवाब दीजिए। परिवारवाद को लेकर बताया कि आपकी पार्टी में भी तो परिवारवाद है। आप लोग आरोप बीजेपी, आप लोग आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं जिस तरीके से विपक्षी पार्टियों पर लगाते हैं। सत्यम जी, जिस परिवारवाद के इन्होंने एग्जाम्पल दिया, ये पहले हम मुझे बता दें कि बीसीसीआई में कब एक जो अध्यक्ष रहा है बीसीसीआई का, वो कौन सा मतलब वर्ल्ड कप खेला हुआ देश में कोई और नहीं है अमित शाह जी के लड़के के अलावा। पहले कांग्रेस के नेता तो वहाँ पे अध्यक्ष रहे हैं। कौन सा वर्ल्ड कप? तिवारी जी मैं तो चाहता हूँ आप बीसीसीआई का सचिव बनिए। ऐसा है कि तिवारी जी आप बीसीसीआई का सचिव बनिए, अमित शाह जी के लड़के को उठाइए। उनके पिताजी तो गृह मंत्री हैं ही। ठीक है, मैं राहुल जी के पास पहुंचता हूं। ठीक है, सचिव आप बनिए। ये किसी और को भी कोई और राहुल कलाम से समझते हैं इस राजनीति के बारे में। ठीक है सर, ठीक है, वापस आऊंगा। राहुल जी, कांग्रेस की बैठक चल रही बेंगलुरु में और दावा यह किया जा रहा है पार्टी की तरफ से कि करीब 38 दल, अभी तक तो 26 थे कि 26 दल मिल रहे हैं, लेकिन अब दावा यह किया जा रहा है कि करीब 38 दल पहुंचे हैं, वहां पर शामिल हुए हैं। और बीजेपी भी आज एनडीए की बैठक करने जा रही है। बीजेपी का भी कहना है कि आज 38 दल शामिल होंगे। क्या लगता है ऐसे में किसका पल्ला भारी लग रहा है 2024 को देखते हुए? देखिए 2024 की बात तो अभी टाइम है उसको करने में, तो 2024 की बात की जाए, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से गोलबंदी करने की कोशिश की है, नीतीश कुमार जी ने जो इनिशिएटिव लिया, कांग्रेस ने इसको टेक ओवर कर लिया और ये गोलबंदी आज बीजेपी के खिलाफ चल रही है। तो आप इसको मानिए कि ये एक अच्छा साइन है भारत की पॉलिटिक्स के लिए
लेकिन कांग्रेस में को इसमें बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज भी करनी पड़ेंगी। ये भी हमें देखने की जरूरत है कि ममता बनर्जी बोल चुकी है उनकी बंगाल में आप मत लड़ो, अखिलेश यादव यहाँ चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ना लड़े। तो सबसे ज्यादा किसी को खोना है तो कांग्रेस को खोना है। अगर जो ये इनको गठबंधन बना के रखना है तो इनको कांग्रेस को बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। वो आपने देखा भी कि उन्होंने खड़गे जी ने बोला कि भाई हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे, और कांग्रेस कैसे भी, देखिए कांग्रेस का एकमात्र मकसद ये है कि कैसे बीजेपी को सत्ता से हटाया जाए, नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से हटाया जाए। तो कांग्रेस उसके लिए कुछ भी दाव पे लगाने के लिए तैयार है। कांग्रेस वो स्टेट जैसे बंगाल से भी बाहर हो जाने के लिए हो सकता है कि बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़े उनको, बिहार कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, यूपी में तो खैर है ही नहीं, और भी जो एक आध साउथ के स्टेट हैं जहां हैं वहां भी शायद ये धीरे धीरे खुद को वहां से आउट कर लेंगे इससे। और फिर 2024 में जब बीजेपी में जाएंगे तो वो 2024 के लोकसभा चुनाव में जब जाएंगे कांग्रेस, तो आपको देखेंगे कि बहुत कम सीटों पे चुनाव लड़ेगी, और वो अपने विपक्षियों को या अपने सहयोगियों को बहुत सारी सीट दे चुकी होगी। जो फिलहाल जैसे ममता बनर्जी बंगाल में विपक्ष हैं लेकिन अब सहयोगी बन जाएंगी, तो देखिएगा कि बंगाल में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ती है कांग्रेस। अब रही बात बीजेपी की, बीजेपी ने एक गेम किया है। देखिए कांग्रेस के साथ कौन आ रहा है, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, लालू यादव और वो डीएमके। तो ये बड़ी बड़ी पार्टियां आ रही हैं कांग्रेस के साथ, जहां कांग्रेस खुद छोटी पार्टी उन राज्यों में, तो ये ज्यादा कॉम्प्रोमाइज मांगेंगे कांग्रेस से। अब बीजेपी ने छोटी छोटी पार्टियों को अपने में शामिल किया है जो वोट परसेंट तो लेके आती हैं लेकिन सीट बहुत कम मांगती हैं। जैसे किसी को 2 सीट देंगे तो एक अपने सिंबल पे लड़ाएंगे, के सिंबल पे लड़ाएंगे। अब कांग्रेस को तो 40 की 40 मांग रही है बंगाल में कि 40 की 40 सीट दे दो हमें आप बंगाल में। तो स्थिति ये है कि बीजेपी बहुत स्मार्टली प्ले कर रही है। अब रही बात 2024 की, तो देखिए अभी बीजेपी उस स्थिति में नहीं है, उतनी कमजोर स्थिति में नहीं है जितना कि ये मान लिया जाए कि कांग्रेस इसको बिल्कुल मतलब बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देगी। दूसरी बात कि अगर आप हाइपोथेटिकली मान लीजिए इसको, ये भविष्य में 2024 में जब ये प्रश्न का उत्तर मिलेगा, बीजेपी को सत्ता से नहीं हटा पाया है महागठबंधन या पीडीए जो बन रहा है, तब क्या होगा? तब तो बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में रहेगी। जो आप बात कर रही है बीजेपी की विपक्ष को खत्म करना है और विपक्ष खत्म होता जा रहा है, भूदेव शर्मा जी जो बात कह रहे हैं वो सारी चीजें 2024 में अगर जो बीजेपी रिपीट कर जाती है लोकसभा चुनाव में और प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो तब रियल में इस देश में विपक्ष खत्म होगा। क्योंकि कांग्रेस सब कुछ दांव पे लगा के मैदान में उतर रही है इस बार। कांग्रेस को यह भी सोचने की जरूरत है कि उन्होंने सब कुछ दांव पे लगा दिया है अपने लिए। मोदी को हटाने के लिए कांग्रेस कई स्टेट से बाहर निकलने के लिए तैयार है, कुछ भी खोने के लिए तैयार है। तो ये जो इतना बड़ा दांव लगा रहे हैं, अगर जो दांव उल्टा पड़ गया तो 2024 में विपक्ष की स्थिति बहुत कमजोर हो जाएगी। लेकिन राहुल जी, क्या आपको लगता है कि गठबंधन ये सफल हो पाएगा? क्योंकि कुछ ना कुछ अड़चन तो देखने को मिलती है हर मीटिंग के बाद। हो जाएगा, जैसे कांग्रेस से जो कॉम्प्रोमाइज मांगे जा रहे हैं, कांग्रेस वो तैयार है करने के लिए, तो गठबंधन सफल है। लेकिन आप इसको एक तरीके से भी देखिए कि 2 दल चुनाव लड़ेंगे बस, एक पीडीए होगा एक एनडीए होगा। तो जब ये भारत में जब 2 दलीय प्रणाली के तरीके से इलेक्शन होंगे, तो आप ये मत सोचिएगा कि एनडीए कमजोर हो जाएगा। अगर जो कोई ये सोच रहा है कि बीजेपी के विपक्ष में 66% वोट पड़े थे, तो उनको ये भी सोचने की जरूरत है कि अभी ना तो केसीआर ने अपने पत्ते खोले, उनका सॉफ्ट कॉर्नर है बीजेपी के प्रति, चंद्रबाबू नायडू ने अपने पत्ते नहीं खोले, उनका भी सॉफ्ट कॉर्नर है बीजेपी के प्रति, और बीजेडी ने नहीं, बीजू जनता दल ने अपने अभी पत्ते नहीं खोले, उनका भी सॉफ्ट कॉर्नर है, मायावती का भी सॉफ्ट कॉर्नर है बीजेपी के प्रति। तो बड़ी बड़ी कई सारी ऐसी पार्टियां हैं अभी जो कहीं अभी उन्होंने अपना दिखाया नहीं है कि वो किधर जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही उनको मौका मिलेगा, अगर जो वो एनडीए में आ जाते हैं, तो कांग्रेस को अपनी स्ट्रेटजी को रीथिंक करना पड़ेगा। ठीक है अमित तिवारी, आज जो बैठक होने जा रही है इसको लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी 2024 को लेकर? एक तरफ विपक्ष भी बैठक कर रहा है, क्या इसी वजह से ये बैठक की जा रही है अपना शक्ति दिखाने के लिए? सत्यम जी, देखिए हमारे एनडीए का 25 साल पूरा होने जा रहा है इसी महीने, तो उसी को लेकर बैठक चल रही है और हम अपनी जन कल्याण कार्यों को लेकर जो भी हमने काम किए हैं पिछले सालों में वो हम इसके साथ साझा करेंगे। और उसके बाद
जो हमारा आगे का जो रणनीति रहेगी, किस तरीके से हम चुनाव में जाएं, किस तरीके से हमारा एक दूसरे के साथ समन्वय रहेगा आगे चलते हुए, वो सारी चीजें इनमें डिस्कशन होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज अगर बेंगलुरु की बैठक की आप बात करें तो उस बैठक की खास बातें क्या हैं सत्यम जी, ये आपको समझने की जरूरत है। उसमें हर एक चेहरे के पीछे आपको कई लाख करोड़ के घोटाले कई लाख करोड़ के घोटाले नजर आएंगे और हर एक चेहरा किसी न किसी मामले में बेल पे बाहर है। दूसरी बात, वहां पे जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है, जैसे प्रधानमंत्री ने अभी कुछ देर पहले कहा, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी है वो उतनी ही बड़ी हिस्सेदारी लेकर अपनी आ रहा है, वो उतना ही बड़ा दल बल लेकर आ रहा है। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतनी ही बड़ी अपनी हिस्सेदारी मांग रहा है। तो ये सारी चीजें खास बातें उस बैठक की। और भ्रष्टाचार को लेकर इतनी आत्मीयता और इतना प्रेम जो मिलकर वहाँ 5 स्टार होटल में बेंगलुरु में चल रहा है, ये पहली बार देखने को मिल रहा है। और अगर यही देखा जाए, इन सबको मिला लिया जाए तो ये 20 लाख करोड़ का घोटाला बनता है सत्यम जी, जो ये लोग कर रहे हैं। और ये इसी के माध्यम से ये पूरे देश के लोकतंत्र को कब्जा करने की बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई गठबंधन, कोई सकारात्मक बातें नहीं हो रही है। किसी सबका एक ही मुद्दा है कि मोदी को कैसे हटाया जाए। पर हम आपको बता दें कि इस महागठबंधन का नशा उतरता चला गया, तो मुझे डुबाता रहा, मैं उभरता चला गया, मंजिल समझकर बैठ गए जिस राह पे चंद लोग, मैं ऐसे कई रास्तों से गुजरता चला गया। तो ये अभी गठबंधन का राग चल रहा है, देखिए कहां तक जाता है। भूदेव शर्मा, इसके आगे अभी और कितनी मीटिंगें होगी, कितनी तारीखें और पड़ेंगी, फाइनल स्थिति कब सामने निकल कर आएगी, कौन साथ है कौन साथ नहीं है? क्योंकि कहीं अरविंद केजरीवाल रूठ जाते हैं तो कहीं ममता बनर्जी रूठ जाती हैं। सत्यम जी, कौन साथ रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये तो देखिए सबको पता है कि आज अगर लोकतंत्र को बचाने के लिए इस देश के लोगों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इस जो सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, जिनको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो पूरे देश को पता है कि राहुल गांधी जी हैं जो मुखर होकर के सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनसे भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई है, वो पूरे देश के लोग जानते हैं कि ये कितना डरे हुए हैं। डरेंगे क्यों सर? तिवारी जी सुन लीजिए, तिवारी जी शांति से सुनिए, कितना डरे हुए हो। सुन लीजिए तिवारी जी, आज जो भ्रष्टाचार की बातें कर रहे हैं, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में, और 9 साल से क्या आप झुंझुना बजा रहे हो? अगर आप भ्रष्टाचारियों को जेल में नहीं डाल पाए, जिन भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने का वादा करके आप आते हो, दूसरे चौथे दिन उनको आप अपनी पार्टी में सम्मिलित कर लेते हो, कौन सी वॉशिंग मशीन है? तो ये नाटक करना, देश के लोगों को बरगलाना बंद कीजिए। डर चुकी है नरेंद्र मोदी जी को, खुद ये डर लगता है कि आज इनकी सरकार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसे राज्यों से जाने वाली है, तो 2024 में इनका क्या हाल होगा ये देश की जनता बताएगी। क्योंकि देश की जनता भी ये जान चुकी है कि ये केवल और केवल झूठ बोलने वाली मशीन है, जो केवल जुमलेबाज है और जुमले देने का काम करते हैं। तो निश्चित तौर पे सत्यम जी, मैं आपके चैनल पे बोल के जा रहा हूँ कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से आगे आने वाले 60 साल के लिए इस देश से जाने वाली है। ठीक है, राहुल जी आखिरी प्रतिक्रिया आपकी। भूदेव जी बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य से जाने वाली है भारतीय जनता पार्टी। 2 राज्यों में तो खैर उन्हीं की अपनी सरकार है, तो वो उसको करेक्ट कर लेंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कितने राज्यों में सरकार है? केवल 3 राज्यों में, केवल 3 राज्यों में सरकार है। आपको ये पता होना चाहिए सर जी। नहीं, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं भूदेव जी, केवल 3 राज्यों में, बाकी जगह इन्होंने केवल सरकारों को तोड़ करके, सांसदों को खरीद करके सरकारों को तोड़ने का काम किया है। इस बार जब लड़ाई होगी 2024 में, जब 2 गठबंधन आमने सामने होंगे, तो हमें ये देखना होगा कि कौन भारी पड़ता है, रिजल्ट में कौन भारी पड़ेगा। अगर जो रिजल्ट में एनडीए भारी पड़ता है तो फिर सोच लीजिए कि जो महागठबंधन है, जो इतना इकट्ठा हो रहे हैं, बेंगलोर मिल रहे हैं, यहाँ मिल रहे हैं, वहां मिल रहे हैं, क्या मिलने का कोई मतलब नहीं रह जाता, इनके अस्तित्व पे संकट है। अब क्योंकि ये बार बार बोलते हैं ना कि भाई बीजेपी लोकतंत्र के लिए खतरा है, वो प्रधानमंत्री लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। ठीक है सर, अमित जी बात पूरी करिए। राहुल जी सत्यम जी, मैं ये बोल रहा था कि भ्रष्टाचार की इस दुकान में जितने भी लोग जुटे हुए हैं, उनका बस अरे सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो नरेंद्र मोदी है, अडानी और अंबानी के भ्रष्टाचारी है। फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द भ्रष्टाचारी है तो वो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी नथिंग। और जो इस देश की लोकतंत्र पे इसी नारे के साथ ही कब्जा करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, देश की जनता समझ गई है,
मैंने आपको शुरुआत में ही डिबेट के बताया था कि जनता भी राजनीतिक तौर पे काफी जागरूक है और सुपर 30 और स्पेशल 26 की बात कर रही है। तो ठगों का गठबंधन कौन बना रहा है और एक सकारात्मक गठबंधन कौन बना रहा है, ये जनता को समझ में आता है और जनता इसका जवाब देगी। ठीक है, भूदेव शर्मा। सत्यम जी, ये देश की जनता जान चुकी है कि अगर इस देश में अगर सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी और जुमलेबाज अगर कोई है तो वो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी। इसके अलावा इस देश में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, क्योंकि जो जैसा होता है वो वैसे लोगों को पसंद करता है। अगर आज ये भ्रष्टाचारी जिनको बोलते हैं जो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं तो वो भ्रष्टाचारियों को बुला रहे हैं, यानी कि ये सबसे बड़े भ्रष्टाचारी है। ये अडानी और अंबानी के भ्रष्टाचारी है। अडानी और अंबानी को जो फायदा पहुंचाने का काम देश के लोगों के साथ जो गद्दारी करने का बात करते हैं आप, राजस्थान में सबसे ज्यादा जनता देती है। आप इंतजार कीजिए तिवारी जी, अडानी और अंबानी की बात करते हैं। अडानी और अंबानी किस जमाने में बने? आपके जमाने में बने। अरे इंतजार कीजिए, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी है मोदी जी, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी मोदी जी। नोटबंदी में भ्रष्टाचार, नोटबंदी में भ्रष्टाचार, हर चीज में भ्रष्टाचार, विदेशों से राफेल भ्रष्टाचार, तमाम भ्रष्टाचार किए हैं इन्होंने। ठीक है सर, समय की कमी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते चले कि आज बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है, तो बीजेपी भी आज बैठक करने जा रही है। बीजेपी ने दावा किया है कि एनडीए की बैठक में 38 दल शामिल होंगे और इसमें 2024 को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।